किसी भी प्रॉपर्टी को जो अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डिक्लेयर करने का आपका अधिकार तो होना चाहिए। 2019 में जो चेंज किया वो बहुत डेंजरस था सर। 2013 में क्या किया, कोई भी आदमी वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। हमने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जो मुसलमान है वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं और नॉन मुसलमान नहीं कर सकते। नहीं तो सर ये फ्यूचर में जब जवाब देते समय हम डिटेल बोलेगा कि इसका डेंजरस कोनोटेशन क्या हो सकता है। और किसी को भी आप वक्त टाइटल डिक्लेयर करने के लिए इजाजत देंगे तो फिर ये कैसे हो सकता है सर। इसलिए हमने पुराना सिस्टम, ये 2013 का है, हम पुराने सिस्टम में पुराना डेफिनेशन में वापस जा रहे हैं सर। अब सर इन्होंने कलेक्टर्स के बारे में काफी आपत्तिजनक उन्होंने याद दर्ज कराया। कलेक्टर जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, क्या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करते हैं क्या? वो रेवेन्यू उसी के पास रहते हैं जी। रेवेन्यू का रिकॉर्ड कलेक्टर के पास ही रहते हैं सर। और ये बोलते हैं कि कलेक्टर के पास ये रेवेन्यू वाला काम कलेक्टर को नहीं देना चाहिए। तो कलेक्टर का काम क्या है बताइए फिर? आप बताइए। कलेक्टर बनाया इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के लिए। मुझे समझ में नहीं आया किस चीज को विरोध कर रहे हैं सर। ये रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं सर। इसलिए सर जब सर्वे कमिश्नर का कामकाज को लेकर के इतना जो रिकमेंडेशन मैंने बताया, वो ऑब्जेक्शन सिर्फ हमने नहीं किया, जितना कमेटियां आपने बनाए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज ज्वाइंट कमेटी बनाया, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस आया है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन आया है, ये सब आपके समय के हैं। उसी समय में ही सचर कमेटी बनी है। उसी ने कहा है कि ये प्रॉब्लम सर्वे कमिश्नर में है, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड का साथ जोड़ के सारा प्रॉपर्टी का वैलिडेशन होना चाहिए और जिला कलेक्टर को इसमें लाना चाहिए। ये आप ही का रिपोर्ट है, हम तो सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं सर। इसलिए इतना उत्तेजित होकर के आप लोगों को यहाँ अपोज करने का कोई जरूरत नहीं सर। दूसरा सर, इस प्रावधान, इस बिल में हमने जो एक प्रावधान रखा है, ट्राइब्यूनल्स जो बने हैं, हम ट्राइब्यूनल को खत्म नहीं कर रहे हैं। पहले ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होते थे, अब हम प्रावधान रख रहे हैं कि इसमें एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होगा। और अगर वो समझ में नहीं आया, मैं अभी सर उसमें हमने ये कहा है कि जो टेक्निकल मेंबर है अगर वो एब्सेंट होता है तो एक जुडिशियल, सर इनको मालूम नहीं है इस देश में जितना भी ट्राइब्यूनल बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, वो रिटायर्ड जज ही बनाया जाता है। जितना ट्राइब्यूनल में उसमें टेक्निकल मेंबर जो होते हैं वो अधिकारी को बनाया जाता है, लेकिन जो जुडिशियल मेंबर होता है वो रिटायर्ड जज ही होते हैं। इतना तो समझना चाहिए, 5 बार MP हो चुके हैं सर। हम लोग साथ आए लोकसभा में, इतना तो जानना चाहिए। हम लोग एक समय चुन के आए, एक समय हम लोग एक साथ में आए थे, अभी तो इसको ये मालूम नहीं सर। टोटल केस ट्राइब्यूनल्स के अंदर में 12,792 केसेस आज वक्फ बोर्ड्स में पेंडिंग है, 19,207 ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है। क्यों इसको हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही पड़े रहे हैं? आप सोचिए सर। इसलिए सर टाइमलाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन समय पे न्याय मिलना चाहिए। इसलिए सर इस नए बिल में प्रावधान किया, मैं सदन में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। अब हमने टाइमलाइन सेट कर दिया है। फाइलिंग जो भी होता है उसका अपील 90 डेज के अंदर में होना चाहिए और डिस्पोजल ऑफ द केसेस 6 महीने के अंदर होना चाहिए। अब ये बिल पास होने के बाद ये जो हजारों केसेस पेंडिंग है,
इसका पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, निवारण हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? जल्दी न्याय मिले तो ठीक है ना। सर दूसरा इंपॉर्टेंट, बस मैं अगर ये सुनना नहीं था तो इतना सवाल क्यों पूछा? फिर इतना पूछा तो कम से कम सुनना चाहिए। आप सवाल पूछ के भाग जाना चाहते हो, ऐसा हम करने नहीं देंगे। आप भाग जाने से भी हम बोलते रहेंगे, अपना बात इस सदन में पूरा रखेंगे। हम सर आज ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। वक्फ बोर्ड में टेक्नोलॉजिकल इंडक्शन ये अनिवार्य है। इसीलिए सर हमने ये प्रावधान रखा है कि वक्फ बोर्ड में साइंटिफिक तरीके से बहुत ही एफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट तरीके से वक्फ बोर्ड चलाने के लिए पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया जाएगा और बिल्कुल ये हर समय ये निगरानी में रहेगा। हमारा मंत्रालय से ओवरसाइट कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेगा। वक्फ प्रॉपर्टी का सारा प्रावधान ये प्रावधान किया गया है। सर एक पोर्टल सर सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसमें सारा अकाउंट्स का फॉर्मेट होगा और साथ साथ में जो मुतवाली से जिसका खिलाफ इतना कंप्लेंट करते हैं उसको अकाउंटेबल बनाया गया है कि गलत काम करेगा तो उसका खिलाफ कार्रवाई होगा। सर और सर मंत्रालय ने ये सारा पोर्टल को गति शक्ति इकोसिस्टम के साथ हम लोगों ने इंटीग्रेट करने का पॉलिसी प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। सर एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैं कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, अब जो नया बोर्ड होगा सर, सेंट्रल वर्क काउंसिल और स्टेट वर्क बोर्ड होगा, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य हो गया है। महिला इसमें रहेंगे और इसमें मुस्लिम महिला और जितना अलग डिनोमिनेशंस है, बोहरास, आगा खानीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस अमंग्स मुस्लिम, इनको भी हमने बोर्ड में स्थान देने का निर्णय किया गया। अब हम लोग सब यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर धर्म के लोग हैं। अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान है क्या? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। इसको बताइए। ऐसे आप देखते हैं। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। सर थक जाते हैं हम लोग। सर जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं सर, मैं कोई स्पीच हो तो फिर सो जाओ क्या सदन में? चेक कर लेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेंगे। ब्रॉडर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए जरूरी है। हो गया? उसको निकाल दीजिए सर। मैं इसको देख लूंगा, कार्रवाई से हटा दूंगा। और रात भर पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसको कार्रवाई से हटा दिया है। प्लीज हो गया। सर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। हम सबका कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी, सिख सब हो सकते हैं। इसलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है।
हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी एमपी को चुन के भेज दिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? ये एक बेसिक बात है सर। इसलिए सर ये बिना मतलब का ये इशू उठा रहे हैं सर। उसके बाद सर अब मैं सर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। वक्त बोर्ड को अच्छा से चलाने के लिए वहां टैलेंटेड लोग चाहिए, जानकारी लोग चाहिए। ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बना सकते हैं सर। इसके लिए जो रिकमेंडेशन हमको मिला है हर कमिटी और जो जेपीसी से भी रिकमेंडेशन मिला है, मैं उसी को बता रहा हूं। डाइवर्सिफाइड टैलेंट पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला जो जिसका अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग बोर्ड में लाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स को वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए उनको ऑफिसर के हिसाब से वहां नियुक्त होना चाहिए। ये सब बातें हमने रखा है, ये सारा आपका रिकमेंडेशन है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आपका रिकमेंडेशन है, इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और सर खास करके जो बच्चे और महिलाओं के लिए हमने काफी ध्यान रखा है, ताकि कल को ये एक्ट पास हो जाने के बाद कोई मुसलमान बच्चे या महिला किसी तरीके से उनको इंसाफ मिलने से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ठोस प्रावधान हम लोगों ने यहाँ रखा गया है। और सारा जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो प्रोसीड्स है, जो भी उसका इनकम होगा, ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए ही खर्चा होगा। और हम चाहते हैं जब मुसलमान समुदाय को हम लाभ पहुंचाना चाहता है तो हम खास करके गरीब मुसलमान महिलाओं के लिए जो बैकवर्ड है उनके लिए हम कह रहे हैं, आप लोग का हाथ छोड़ेंगे तो आप लोग तो कभी भी इनको कोई मदद देने वाला नहीं है इतने सालों तक। इसलिए हमको ये प्रावधान करना पड़ रहा है। अंत में सर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है, हमारे एक मंत्र इस सरकार का है, सबका साथ सबका विकास। और ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए इस बिल में मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत आपत्तिजनक वाला बात है। क्या कोई मंत्री बनने के लिए इस देश का किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए क्या पर्टिकुलर एक धर्म का जाति का होना चाहिए क्या? बार बार वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात उन्होंने कहा। मैं इसका आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं।